स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल पृथ्वी द विजन में। मैं भी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं दोस्तों। आज हम लोग जो है भारत शासन अधिनियम जिसे देख रहे हैं, हम लोग भारत शासन अधिनियम देख रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 हम लोग देख रहे हैं। तो भारत शासन अधिनियम जैसा कि इसका पार्ट 2 है, यह हम लोगों ने इसके पार्ट 2 को देखा है। और इस पार्ट 2 में हम लोग देखे हैं। तो पार्ट 2 में चलते हुए मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो कि यह टॉपिक है, यह पार्ट 2 है जो है। तो पार्ट 2 में आपको मैंने इसके पहले केंद्रीय शासन के बारे में बताया था। यह इसके प्रांतीय शासन के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रांतीय शासन में क्या क्या थी। थोड़ा सा इसमें कुछ समझ लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम को जो है इसकी जो व्याख्याएं थी, जो जैसा कि मैंने आपसे बताया जो है कुछ इसके विशेष था जो है। जैसे इसकी प्रस्तावना पर देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या थी जो है। तो इसकी प्रस्तावना जो थी वह है सेम चीज़ें जो है यहाँ पर काफ़ी विस्तृत की गई थी। और 20 अगस्त में, जैसा कि मैंने बताया था आपसे, 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी, मॉन्टेग्यू घोषणा, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अगस्त घोषणा भी इसे कहते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा को अक्षरशः, यानी कि अक्षरशः अपना लिया गया था। अक्षरशः का मतलब शब्द अपना लिया गया था जो है। अर्थात इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया था जो है। इसमें जो है खासकर अगर देखें इसकी प्रस्तावना में क्या क्या था, तो प्रस्तावना के मूल बिंदु थे जो है ब्रिटिश भारत में, यानी कि ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना स्वशासन, यानी कि जो होम रूल था, स्वशासन जो चल रहा था, स्वशासन की जो गतिविधियां थी जो है, उन स्वशासन को धीरे धीरे अपनाया गया, यानी कि धीरे धीरे अपनाना था जो है। और इसमें जो व्यवस्थाएं अन्य थी जो है, खासकर जो व्यवस्थाएं थी धीरे धीरे अपनाना था। और भारतीयों का संपर्क, यानी प्रशासन में भारतीयों का सहयोग बढ़ाना था। सहयोग बढ़ाना
बढ़ाना था। दूसरा जो है इसमें और कई बातें थे। स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना भी था। स्वशासन स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था। स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था। करना और प्रांतों को भारत सरकार के नियंत्रण से जहां तक हो उसे स्वायत्त प्रांतों में स्वायत्त शासन बढ़ाया जाए, ये सभी सुनिश्चित किया गया। इसके साथ साथ जो है देखें तो कुछ और भी व्यवस्थाएं थी जो है। यहीं पर जो गृह शासन में जो है एक नए पदाधिकारी की नियुक्ति हुई। गृह शासन में नए पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नियुक्ति का प्रावधान किया गया और यह किया गया जो उच्च आयुक्त था, यानी कि जो उच्चायुक्त के रूप में जो उच्चायुक्त था, यह उच्चायुक्त जो है इसे खासकर इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। यहीं से जो है उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है, यह ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम से उच्चायुक्त की पूछ होती है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उच्चायुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी जो है। भारत शासन अधिनियम की कुछ प्रमुख प्रावधान के रूप में देख लेते हैं। प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे? तो प्रमुख प्रावधान में अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर जो है प्रमुख प्रावधान के रूप में अगर देखें तो काफ़ी प्रावधान थे जो है, जिनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है। तो यहाँ से जो है प्रमुख प्रावधानों में अगर देखें तो हम लोगों को प्रमुख प्रावधान बहुत से अन्य प्रावधान थे। प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इन प्रावधानों को देख सकते हैं जो है। प्रमुख प्रावधान थे जो है। प्रमुख प्रावधानों में यहाँ द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, यानी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। एक द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक गवर्नर जब था, गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के समय था। लॉर्ड क्लाइव
क्लाइव के समय था, के समय था। और थोड़ा जो खासकर देखेंगे तो लॉर्ड क्लाइव के समय था। और लॉर्ड क्लाइव के समय था। और जो द्वैत शासन यहाँ पर था, यह द्वैत शासन था जो है, यहाँ पर जो द्वैत शासन था जो है में यहाँ के द्वैत शासन में जो था जो है, इसे डायरकी, यानी कि द्वैत शासन में जो डायरकी कहते हैं, डायरकी भी द्वैत शासन था। इसे द्वितंत्र भी कहा जाता था, द्वितंत्र भी कहते थे। और यानी द्वितंत्र का मतलब होता था कि अगर यहाँ पर देखें तो एक द्वि मतलब कि दोहरा और तंत्र मतलब शासन होता है। तो दोहरा शासन यानी कि दूसरा शासन होता है, यानी दो रूपों में शासन को जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस रूपों में दो शासन होता था, इसी को डायरकी कहा जाता था, डायरकी था। और डायरकी द्वैत शासन था। और द्वैत शासन की विशेषताओं में जो है, इसके जनक जो है, खासकर जो है द्वैत शासन के जनक के रूप में अगर देखें तो द्वैत शासन के जनक के रूप में अगर देखें, द्वैत शासन के जनक लियोनल कर्टिस को माना जाता था। लियोनल कर्टिस को माना जाता है जो है, को माना जाता है। अच्छा, द्वैत शासन के जनक लियोनल कर्टिस, इन्होंने 1919 में यह सिद्धांत दिया था, जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो अगर देखें तो द्वैत शासन को लियोनल कर्टिस को माना जाता था। द्वैत शासन के तहत दो शासन था, जैसा कि अगर देखें तो द्वैत शासन में शासन के दो रूप होते थे जो है, एक जो है रक्षित विषय होता था, एक रक्षित विषय था, और दूसरा हस्तांतरित विषय थे जो है, हस्तांतरित विषय होते थे जो है, हस्तांतरित विषय होते थे। रक्षित विषय के तहत जो कौन कौन से विषय आते थे, तो इसमें आता था राजस्व, आपका आ जाता था राजस्व,
जो होता था, न्याय न्याय वित्त, ये केंद्र से संबंधित विषय होते थे। वित्त होता था, वित्त, पुलिस 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 आदि जो है, आदि शासन व्यवस्था केंद्रीय जितनी भी होती थी वो होती थी। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत अगर आप देखें तो इसमें स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्थानीय स्वशासन होता था, स्थानीय स्वशासन होता था। और इसके अंतर्गत जो है शिक्षा, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि कृषि आदि इसके तहत हस्तांतरित विषय होते थे जो है। तो द्वैध शासन ये था, एक तो केंद्र में था और दूसरा हस्तांतरित विषय जो प्रांतों में था उस रूप में जो है था। एक केंद्र शासन में था, केंद्रीय व्यवस्था थी, एक केंद्रीय था, और नंबर 2 प्रांतीय शासन था जो है, प्रांतीय शासन। तो ये 2 शासन थे और इन्हीं 2 शासन में हस्तांतरित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में माना जाता था। अन्य भी विषय बहुत से होते थे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रांत जो होते थे जो है वो प्रांतों में जो है कई प्रांत थे जो है। यहाँ पर प्रांतों की संख्या लगभग 11 थी, जिसमें अगर देखें तो जो है भारत सरकार तो एक था ही जो है। भारत सरकार के अलावा भी जो है एक तो खुद भारत सरकार थी जिसमें जो है, और उसके साथ साथ जो है कई ऐसे प्रांत थे जैसे जो है मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बरार, असम, बर्मा, और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ये थे जो है। तो ये सभी जो है प्रांतों में सिर्फ 11 थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो है आपको संख्या जो है 11 प्रांत सब थे। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग निर्वाचन थे, अलग अलग विधानसभाएं थी जो है, और इन सभी में आपका था जो है। तो खासकर जो है रक्षित विषयों में आपको मैंने बताया था कि जो है राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस ऋण आदि थे जो है, और हस्तांतरित विषय स्वशासन वगैरह जो है इसके तहत थे जो है। खासकर जो है अन्य व्यवस्थाओं में अगर देखें तो इस व्यवस्थाओं में अन्य रूप में खासकर गवर्नर जनरल जो है इन रक्षित विषयों, गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों
की सलाह से कार्य करता था। गवर्नर जनरल जो है भारत मंत्रियों मंत्रियों की मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। करता था कार्य करता था। और ये उत्तरदायी सामूहिक रूप से हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में प्रांतीय, यानी जो हस्तांतरित विषय थे, जो हस्तांतरित जो हस्तांतरित विषय थे हस्तांतरित विषय हस्तांतरित विषय हस्तांतरित विषय थे, इन विषयों में हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में विधायिका की, यानी कि विधायिका की सलाह से कार्य करता था, जो है कार्य करता था, जो है स्त्रियों को, यहाँ पर स्त्रियों को मताधिकार मताधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ पर 1919 में जो है स्त्रियों को मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ तक सदस्य बनने का भी अधिकार उन्हें यहाँ पर नहीं दिया गया था, जो है प्रमुख रूप से अगर देखें, सुधारों में देखें तो खासकर जो है ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार अधिकार प्रांतों को नहीं था। ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार प्रांतों को नहीं था। प्रथम बार यहाँ पर जो है प्रथम बार सदनात्मकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। प्रथम बार द्विसदनात्मकता का सिद्धांत स्वीकार हुआ, यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रथम बार द्विसदनात्मकता का सिद्धांत, यानी कि दो सदन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। प्रथम बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रथम बार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई।
प्रथम बार केंद्रीय केंद्रीय और प्रांतीय केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया। विषयों का विभाजन किया गया। प्रथम बार प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था की गई। प्रथम बार नारियों को मताधिकार तो दिया गया, लेकिन सदस्य का अधिकार नहीं था जो है। नारियों को मताधिकार दिया गया, लेकिन सदस्यता से वंचित रखा गया। लेकिन सदस्यता से वंचित रखा गया। लेकिन सदस्यता से वंचित रखा गया। अभी कि यहाँ पर मताधिकार प्राप्त होने की बात ये थी, जो मैंने यहाँ बताया था कि उन्हें मताधिकार तो दिया गया, लेकिन जो मताधिकार सदस्यता के रूप में था वो नहीं दिया गया जो है। इसलिए यहाँ पर स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन सदस्यता का नहीं। अर्थात मताधिकार तो था, लेकिन जब सदस्य नहीं हो पाएंगे तो मताधिकार कहाँ से दे पाएंगे, इसलिए जो है मत ही नहीं प्राप्त था जो है। मताधिकार से वंचित रखा, सदस्यता से वंचित रखा गया था जो है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विकास किया गया। जो इसके पहले 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसका विकास किया गया था। यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विकास किया गया। अर्थात जो अब तक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, उस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया गया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों को लाभ हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसको अपने स्वार्थ हेतु और बढ़ाने का प्रयास किया जो है। प्रांतों में प्रथम बार प्रांतों में प्रजातांत्रिक शासन का प्रयोग किया गया। प्रजातांत्रिक शासन का प्रयोग किया गया। प्रजातांत्रिक शासन का प्रयोग किया गया। प्रथम बार प्रांतीय बजट का
प्रांतीय बजट बजट का को भारत सरकार के बजट से अलग किया गया। बजट से अलग किया गया। भारत सरकार के बजट से अलग कर दिया गया था। प्रथम बार गवर्नर जनरल द्वारा उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। और उच्चायुक्त की नियुक्ति किसने किया था? गवर्नर जनरल ने उच्चायुक्त की नियुक्त किया था जो है। प्रथम बार नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल की स्थापना की गई जो है। नरेश मंडल की स्थापना की गई। अच्छा, ये नरेश मंडल क्या थे? तो इनकी संख्या, जो नरेश मंडल थे जो है, इनकी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन्हें कहा जाता था। इन्हें खासकर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। इन्हें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था। इनकी संख्या जो थी, इनकी संख्या 121 थी जो है। इनकी संख्या 121 थी। जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस थे, इनकी संख्या 121 के रूप में 121 थी जो है। इनकी संख्या 121 निश्चित की गई थी जो है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो है संख्या 121 थी। जो देसी रियासतों यानी कि जो देसी रियासतें थी, जो देसी रियासतों के नरेश थे। क्या थे? देसी रियासतों के नरेश थे, यानी कि राजा थे। इनकी स्थापना किया गया था। और इस मंडल का प्रधान इस मंडल का प्रधान कौन था? इस मंडल का, नरेश मंडल का प्रधान गवर्नर जनरल था। कौन था? गवर्नर जनरल था जो है का प्रधान गवर्नर जनरल था। और यह 1923 में स्थापित किया गया था। अर्थात गवर्नर जनरल द्वारा ही स्थापित था। 1923 में इसकी स्थापना की थी। गवर्नर जनरल ने ही जो है किया था। इसका प्रधान भी था गवर्नर जनरल, और इसने किया था।
इसी अधिनियम के तहत 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद एक समीक्षा आयोग एक समीक्षा आयोग बनाया गया था। एक समीक्षा आयोग बनाया जाना तय था का मतलब पहले से नियुक्त था, बनाया जाना था जो है। यह अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट की 1919 के धारा 84 के तहत किया गया था, तहत स्थापित था। कभी कभी पूछा जाता किस था जो है, तो क्वेश्चन एक बनता है और इसमें इसे साइमन कमीशन नाम दिया था। साइमन कमीशन नाम दिया गया था। साइमन कमीशन इसका नाम दिया गया था। इस अधिनियम के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के तहत सर्वप्रथम चुनाव 1921 में कराए गए थे। संघवाद की उत्पत्ति भारत में इसी अधिनियम से संघवाद की उत्पत्ति का बीज बोया गया। लेकिन संघीय शासन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी। घोषणा नहीं की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की घोषणा की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की घोषणा की गई। संघवाद में प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है संघात्मक व्यवस्था में संघीय व्यवस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह विट्ठल भाई पटेल को माना जाता है जो है। विट्ठल भाई पटेल को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
जो है, और धारा 84 के तहत था जो है, और एक संख्या मंडलों की जो है, नरेश मंडल जो थी उनकी संख्या इतनी थी, और चुनाव सर्वप्रथम 21 में हुआ था, और संघवाद की उत्पत्ति भी इस अधिनियम से की गई थी, लेकिन कोई घोषणा नहीं की गई थी जो है। इसमें कुछ अन्य विचार थे जो है, आप देख सकते हैं जो है, कुछ अन्य चीज़ें थी जहाँ पर हम लोगों को लिखना था। खासकर अगर देखें तो इसकी जो है, इस अधिनियम की आलोचना के बारे में देख लेते हैं। आलोचना, क्या क्या इस अधिनियम की आलोचना की गई थी। तो बहुत सी आलोचनाएं थी जो है, बहुत सी आलोचनाएं इसमें की गई थी। सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा अगर देखें तो गांधी जी ने इसकी आलोचना की थी। गांधी जी के अनुसार यह हृदय परिवर्तन का यह हृदय परिवर्तन का परिणाम यह हृदय परिवर्तन का परिणाम नहीं था, बल्कि यह भारत की संपत्ति को लूटने और दायित्व को अधिकाधिक बनाए रखने का साधन है। तो यह गांधी जी की आलोचना थी। उसी तरह से जो है, इस अधिनियम को उसी तरह से इसे उदार अधिनायकवाद भी कहा गया, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को उदार अधिनायकवाद भी कहा। उदार अधिनायकवाद भी कहा जाता है। उदार अधिनायकवाद कहा जाता है। अगला की आलोचना यह थी कि इसमें ब्रिटिश साम्राज्यी प्रतिभा का एक अनुत्तरदायी संवैधानिक उपहार
कहा जाता है, संवैधानिक उपहार कहा जाता है। तिलक जी ने इसे क्या कहा था? तो तिलक जी ने कहा था कि असंतोष निराशाजनक असंतोष असंतोष निराशाजनक। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस समय इस 20 अगस्त को यह लागू किया गया, उसी दिन महान संविधान सुधारों के जो है संवैधानिक आंदोलन के में से तिलक जी का अंत हो गया था। जो है तिलक जी उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। असंतोष निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था। प्रकाशहीन सूर्य बताया था। केंद्रीय, एक पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लीजिए, केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया किसे गया था? प्रथम अध्यक्ष तो सर फ्रेडरिक व्हाइट को मनोनीत किया गया था। मनोनीत किया गया था। परंतु 1925 में विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। 25 में विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। यह हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी के तहत यानी कि 1919 अधिनियम के तहत ही जो है एक मुडमैन समिति अधिनियम के तहत मुडीमैन समिति की स्थापना की गई थी। कौन सी समिति? मुडीमैन समिति की स्थापना की गई थी और इसी के सुझाव समिति की स्थापना की गई थी इसी के सुझाव पर साइमन की नियुक्ति की गई थी। साइमन की नियुक्ति की गई थी। जो तो दोस्तों
आज यहीं पर जो है इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और जहाँ तक जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह है अगले हम लोग पार्ट में देखेंगे 1900 जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 एक्ट को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जुड़िए और अपने को जो है बेहतर करिए। एक एक पॉइंट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही जो है इसे अच्छे कंटेंट से बनाया गया है और इसमें जो है किसी प्रकार का आपको कोई भी कन्फ्यूजन ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जहां से आपको लगे कि नहीं ये गलत है या ऐसा कुछ जो है। ये बहुत भी किताबों से बनाया गया कंटेंट। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग अभी सही नहीं है क्योंकि अभी इसमें लिखने की अभ्यास नहीं है, क्योंकि वाइट बोर्ड पर तो है लेकिन यहाँ पर अभी जो इस पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।